क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड और हमारे देश के बीच में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जो शायद नहीं हुआ होता अगर रिश्तों की नींव को झूठ और धोखे के बजाय सच और ईमानदारी से बनाया गया होता। तो आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने अपना घर, परिवार, यहाँ तक कि अपना देश सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अनजान आदमी के साथ एक अनजान देश में रहने के लिए आ गई। वैसे देखा जाए तो वो आदमी इस लड़की के लिए अनजान नहीं था। इन दोनों की शादी हो चुकी थी और शादी को केवल 7 से 8 महीने ही हुए थे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल हैं आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वर्खा रानी मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के शहीद भगत सिंह नाम के एक डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक जगह है नवा शहर। इसी नवा शहर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था वर्खा रानी। इनकी उम्र करीब 24 साल थी। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में डिग्री हासिल किया। इसके अलावा भी इनके पास 3 अलग अलग कोर्सेज में डिग्रियां थीं, तो टोटल 4 डिग्रियां इनके पास थीं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितना नॉलेज, टैलेंट और इंटेलिजेंस रहा होगा। ये अपने परिवार की सबसे लाडली बेटी थी। सभी लोगों को इनसे बहुत सारी उम्मीदें थीं कि ये आने वाले समय में कुछ बड़ा करेंगी। इनके भी बड़े बड़े सपने थे जिसके लिए ये मेहनत किया करती थीं। इनकी उम्र करीब 24 साल थी, शादी के लायक हो चुकी थीं। इसलिए माता पिता वर्खा रानी की मंजूरी लेकर एक मैट्रिमोनियल साइट पर इनकी प्रोफाइल बनाते हैं। साल चल रहा था 2012 का। पंजाब से हजारों मील दूर इंग्लैंड देश में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था जसवीर राम गिंडे। इसकी उम्र करीब 29 साल थी। ये एक बैंकर था। अच्छी खासी सैलरी थी। इंग्लैंड में इसका खुद का घर था, खुद की गाड़ी थी। वैसे इसके माता पिता पंजाब के रहने वाले थे और ये पंजाब में ही रहते थे। ये अपने काम में तरक्की कर रहा था। कुछ ही महीनों में इसे अपने काम में एक प्रमोशन मिलने वाला था जो कि बैंकिंग की दुनिया में एक अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। ये तरक्की पे तरक्की करते जा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए माता पिता जब भी अपने बेटे जसबीर को कॉल करते थे तो उससे हमेशा शादी की बात करते थे। जब ये 29 साल का हुआ तो माता पिता का प्रेशर और भी होने लगा था। इसलिए एक दिन ये अपने माता पिता को शादी के लिए हामी भर देता है। माता पिता बेटे के इस फैसले से बहुत खुश होते हैं और लड़की की तलाश शुरू करते हैं। इन्होंने अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, जितने भी जान पहचान के लोग थे उन सभी लोगों से बोल देते हैं कि एक अच्छी सी लड़की की तलाश करें, खोजें, ताकि उसे ये लोग अपने घर की बहू बना सकें। अक्टूबर 2012 में जसबीर इंडिया आता है, अपने माता पिता के घर आता है। इसे लगभग 13 से 14 लड़कियां शादी के लिए दिखाई जाती हैं। कुछ के परिवार वालों से भी मिला जाता है, लेकिन जसबीर ने इन सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। माता पिता अब निराश होने लगे थे कि इतनी मेहनत करके हमने लड़कियों को ढूंढा और बेटे को कोई पसंद ही नहीं आ रही है। तभी कोई रिश्तेदार जसबीर के माता पिता को एक लड़की की प्रोफाइल दिखाते हैं जो किसी मैट्रिमोनियल साइट पर थी। माता पिता ने लड़की की प्रोफाइल को देखा। लड़की का नाम था वर्खा रानी। वर्खा ने जो कुछ भी अपनी प्रोफाइल पर बताई थी सब कुछ जसवीर के माता पिता को पसंद आ जाता है। माता पिता बहुत खुश होकर अपने बेटे के पास वर्खा रानी के प्रोफाइल को लेकर जाते हैं। जसवीर भी इसे पसंद कर लेता है। अब ये लोग वर्खा रानी के परिवार को कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने बेटे के बारे में उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा जसबीर इंग्लैंड में बैंकर है, अच्छी खासी सैलरी है, खुद का घर है। ऐसी ऐसी बातें ये लोग यानी कि जसबीर के माता पिता वर्खा के माता पिता को बताते हैं। अब दोनों परिवारों में एक मीटिंग सेट होती है। दोनों परिवार मिलते हैं। वर्खा और जसबीर को भी एक दूसरे से मिलवाया जाता है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। जसबीर वर्खा को अपने साथ इंग्लैंड ले जाना चाहता था। वर्खा इसके लिए तैयार हो गई। वर्खा भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। इसने आईटी के साथ 3 और कोर्सेज में डिग्रियां हासिल की थीं। दोनों परिवारों को लगा कि इंग्लैंड जाकर वर्खा भी एक अच्छी सी जॉब करेगी। दोनों पति पत्नी साथ में कमाएंगे और रहेंगे। इन दोनों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आने वाला कल बहुत ही खुशहाल होगा। अब दोनों की शादी फिक्स की जाती है 28 मार्च 2013। इस दिन पूरे रीति रिवाज के अनुसार पूरे विधि विधान से वर्खा और जसबीर की शादी हो जाती है। ये एक लग्जरी शादी थी। इसमें लगभग 700 से अधिक मेहमान आए हुए थे। शादी तो हो गई। अब जसबीर और वर्खा को इंग्लैंड जाना था। जसबीर तो इंग्लैंड में काम करता था, इसलिए इसे वीजा की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वर्खा तो कभी इंग्लैंड गई नहीं थी। जसबीर के साथ इसे स्पाउस के तौर पर वहां जाना था। इसके पास इंग्लैंड का वीजा नहीं था।
इसलिए ये वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा था। फिर भी इसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चूँकि जसबीर अपने काम से छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हुआ था और तय समय पर इसे अपने काम के लिए जाना भी था, इसलिए ये इंग्लैंड चला गया। इधर वर्षा भी इंग्लैंड के वीज़ा के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वीज़ा आ ही नहीं रहा था। इंतज़ार करते करते कुछ महीने बीते और वीज़ा आ गया। अब टिकट निकाला जाता है फ्लाइट के लिए। 10 अगस्त 2013 वर्षा अपने पति जसबीर के पास इंग्लैंड आती है। इनका घर इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में था। जहाँ पर ये रहते थे उसी के कुछ ही दूरी पर एक क्रीमेटोरियम था, यानी दाह संस्कार करने की जगह थी। घर के आसपास ढेर सारे पड़ोसी भी रहा करते थे। जब भी कभी उस क्रीमेटोरियम में किसी का अंतिम संस्कार होता, किसी की बॉडी को जलाया जाता, तो हवा में एक अजीब सी गंध मिल जाती थी। ये गंध जसबीर के घर तक भी आती थी। आसपास रहने वाले लोगों के पास जब भी ऐसी गंध आती तो वो समझ जाते कि क्रीमेटोरियम में किसी की बॉडी को जलाया जा रहा है। ये सभी लोग इस गंध से पूरी तरह आदी हो चुके थे। वर्षा रानी अपने घर से हजारों मील दूर एक ऐसी जगह पर आ चुकी थी जहां पर ये ना तो किसी पड़ोसी को जानती थी, ना ही इसका कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई और। जसबीर के अलावा इसका कोई भी नहीं था उस देश में। धीरे धीरे वर्षा को इंग्लैंड आए हुए 1 महीना बीत चुका था। 10 अगस्त 2013 को ये आई हुई थी और अब तारीख आती है 12 सितंबर 2013। रात के समय गिंडे के घर से धुआं उठ रहा था और एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। ऐसी गंध वहां रहने वाले लोगों को केवल उस जगह से आती थी जहां पर क्रीमेटोरियम था। लेकिन 12 सितंबर की रात को ये गंध गिंडे के घर से आ रही थी, साथ में धुआं भी उठ रहा था। आसपास रहने वाले पड़ोसी थोड़ा डर जाते हैं, कहीं गिंडे के घर में कुछ हो तो नहीं गया। इसी चीज से परेशान होकर 2-3 पड़ोसी गिंडे के घर पर जाते हैं और उसका डोरबेल बजाते हैं। 3-4 बार बेल बजाने के बाद गिंडे दरवाजा खोलता है। गिंडे से पड़ोसी पूछते हैं, आप इतनी रात को क्या जला रहे हैं और मांस के जलने की बदबू क्यों आ रही है? गिंडे कहता है, अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आज मैंने घर को साफ किया था, इसी में से कुछ कूड़ा करकट और कुछ सड़ी हुई लकड़ियां निकली हैं। उन्हीं को मैं भट्टी में जला रहा हूँ और ये उन्हीं की गंध है। इतनी बातें करने के बाद पड़ोसी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से एक तेज गंध जसबीर के घर से निकलनी शुरू होती है। इस बार ये पहले से तेज थी। अब ये भी नहीं था कि क्रीमेटोरियम से ये गंध आ रही हो, क्योंकि वहां पर पिछले कई दिनों से कोई भी बॉडी नहीं आई थी। वहां से गंध आ रही हो इसका कोई भी संभावना नहीं था। एक पड़ोसी को रहा नहीं गया और इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। लोकल पुलिस पड़ोसी के घर पर आती है, इनसे बात करती है आखिर इनका प्रॉब्लम क्या है। ये बताते हैं कि सामने वाले घर से किसी इंसान के जलने की बदबू आ रही है। हमने उससे पूछा तो वो बोल रहा है कि वो कूड़ा करकट जला रहा है। वैसे गिंडे के घर पर एक 22 इंच गहरी भट्टी थी जिसमें कूड़ा करकट को जलाया जाता है। पुलिस की एक टीम गिंडे के घर पर जाती है। ये उसी 12 सितंबर के रात की बात है। पुलिस गिंडे के घर पर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर में गिंडे दरवाजे को खोलता है। पुलिस इससे वही सवाल पूछती है जो पड़ोसी इससे पूछ रहे थे। ये भी वही जवाब देता है कि कूड़ा करकट जला रहा है। ये पुलिस को भट्टी भी दिखाता है। रात काफी हो चुकी थी। पुलिस थोड़ा सा नजर डालती है और वहां से निकल जाती है। इसी रात को गिंडे अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। गिंडे ने कहा कि इसकी पत्नी वर्षा ने इसे धोखा दिया है। उसने मुझसे केवल इसलिए शादी किया क्योंकि वो यहाँ पर इंग्लैंड में आना चाहती थी। उसने मेरा इस्तेमाल किया है। आज ही उसने मुझसे बेमतलब का झगड़ा किया और घर छोड़कर यहाँ से चली गई और अभी तक वो घर पर नहीं लौटी, फोन भी नहीं उठा रही है। आप कुछ भी करिए और उसे ढूंढ कर लाइए। रिपोर्ट लिखाने के बाद गिंडे घर वापस आ जाता है और सो जाता है। धुआं वगैरह भी खत्म हो चुका था, पड़ोसी भी सो गए। अब सुबह होती है। 13 सितंबर 2013 का दिन शुरू होता है। सवेरे सवेरे ही गिंडे फिर से भट्टी को जलाता है। फिर से धुआं उठने लगा और धुएं के साथ साथ गंध भी उठने लगी थी जो मांस को जलाते समय निकलती है। आसपास रहने वाले पड़ोसियों को बहुत अजीब लगने लगा था, इसलिए वो पड़ोसी वापस से पुलिस को कॉल करते हैं जिन्होंने कल रात को कॉल किया था। सुबह के समय पुलिस फिर से गिंडे के घर पर आती है और दरवाजे को खटखटाती है। गिंडे दरवाजे को खोलता है। पुलिस गिंडे से कहती है, आप ऐसा क्या जला रहे हैं जिससे इतना बदबू निकल रहा है? आपके पड़ोसियों को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपके कूड़े करकट जलाने की वजह से कल भी लोगों को दिक्कतें हो रही थी और आज भी हो रही है। पुलिस आगे कहती है, हमें उस गार्डन में लेकर चलिए जहाँ पर ये आप जला रहे हैं। हमें देखना है कि आप क्या जला रहे हैं। गिंडे बेझिझक पुलिस वालों को अपने गार्डन में लेकर जाता है। पुलिस पूरा गार्डन छान मारती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। चारों तरफ देख लिया गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नहीं था।
पुलिस ने पूरे गार्डन को तो देख लिया था, लेकिन उस भट्टी को नहीं देख रही थी जहां पर से ये धुआं उठ रहा था, जहां से ये महक निकल रही थी। शायद ये लोग उसे देखना भूल गए। अब पुलिस वाले घर से लौट रहे थे। इन पुलिस वालों में एक लेडी ऑफिसर भी थी। ना जाने इनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि इन्होंने जलती हुई गर्म भट्टी के ढक्कन को झटके से हटा दिया। पुलिस वाले जाने के लिए मुड़ ही रहे थे, तभी ये लोग ढक्कन के गिरने की आवाज से भट्टी की तरफ मुड़ जाते हैं। वो जो लेडी ऑफिसर थी, इन्होंने भट्टी के अंदर झांक कर देखा। उसमें देखते ही इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये अपने सीनियर्स को भट्टी की तरफ बुलाती हैं और उसमें झांक कर देखने के लिए कहती हैं। उन्होंने भी भट्टी के अंदर झांक कर देखा। उसमें देखते ही इनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। इस भट्टी के अंदर इन्होंने एक इंसानी कंकाल को देखा था। बाकी का शरीर समझ लीजिए कि लगभग कोयला बन चुका था, क्योंकि ये चीज कल रात से ही जल रही थी, यानी कि 12 सितंबर की रात से ही जल रही थी। केवल खोपड़ी ही ठीक ठाक बची हुई थी। फौरन पुलिस वाले गिंडे को घेर लेते हैं, इसको अरेस्ट कर लेते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को स्पॉट पर बुलाया जाता है। वो लोग इस भट्टी को कब्जे में लेते हैं। लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। ये भी नहीं बता सकते थे कि ये किसकी लाश है, इसका जेंडर कौन सा है, ये आदमी है या फिर औरत है। फॉरेंसिक वाले पूरी भट्टी को अपने साथ लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं। इसकी पूरी जांच शुरू होती है। भट्टी के अंदर से पुलिस को कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि हाथ का कंगन, ब्रेसलेट, अंगूठी और गले का हार। गिंडे ने पिछली रात को यानी कि 12 सितंबर 2013 की रात को पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बीवी की कंप्लेन दर्ज कराई थी। इसके अगले ही सुबह पुलिस को गिंडे के गार्डन से एक भट्टी में इंसानी कंकाल मिलता है, जिसमें किसी औरत के जेवर भी थे। अब ये नहीं पता कि ये सारी चीजें किसकी हैं। अब पुलिस गिंडे को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है और पूछताछ शुरू करती है। इधर पुलिस की कुछ टीमें बनाई जाती हैं, जिनको अलग अलग चीजों की जांच करनी थी। एक टीम घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों से बात करती है। पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में केवल 2 ही लोग रहते हैं, एक जसवीर गिंडे और दूसरी इसकी बीवी वर्खा रानी। इसकी बीवी को इंडिया से यहाँ पर आए हुए केवल 1 ही महीना हुआ था। हमने उससे थोड़ी बहुत बातचीत भी की थी, वो बहुत अच्छी लड़की है। पुलिस इसी तरह से अलग अलग पड़ोसियों से बात करती है। गिंडे के घर पर पुलिस आती है और पूरी छानबीन करती है। यहाँ से इन्हें गिंडे का फोन, आईपैड, इसके अलावा भी कुछ चीजें मिलती हैं। वर्खा के बैग से उसकी शादी का एक एल्बम मिलता है, जिसमें उसकी कुछ फोटोज थीं। पुलिस इन फोटोज को ध्यान से देखती है। इसमें वर्खा ने वही सारी ज्वेलरीज पहनी हुई थी जो कि भट्टी के अंदर से मिली थी। पुलिस को शक हो गया कि ये कंकाल कहीं वर्खा की तो नहीं है। इसके बाद पुलिस घर की जितनी भी चीजें थीं सबको जांच के लिए भेज देती है। फोन और आईपैड में गिंडे का उसके कुछ दोस्तों के साथ फोटोज भी मिलता है। पड़ोसी भी बताते हैं कि गिंडे के कुछ दोस्त भी हैं जो कभी कभार घर पर आते हैं। इसकी शादी से पहले भी आते थे और शादी के बाद भी आते हैं। पुलिस की एक टीम इन दोस्तों के बारे में पता लगाती है। गिंडे जिस बैंक में काम करता था वहाँ के लोगों से पूछताछ की जाती है, दोस्तों से बात की जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस की एक टीम गिंडे से पूछताछ शुरू करती है। इससे वर्खा के बारे में पूछा जाता है, लेकिन ये सभी चीज़ों से इनकार कर रहा था। फिर पुलिस गिंडे के सामने वो सारे सबूत रखती है जो कि घर से मिला हुआ था, जो कि भट्टी के अंदर से मिला हुआ था। गिंडे इन सभी चीज़ों को देखता है और थोड़ा घबराने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। गिंडे से वर्खा के घर वालों का नंबर लिया गया और उनसे बात किया गया। घर वाले भी बोले कि पिछले 24 घंटों से उन्हें अपनी बेटी का फोन नहीं आया है, वरना वो हर रोज 2 बार फोन किया करती थी, एक तो रात को सोते समय और एक दिन में। हमने उसे कॉल करने की कोशिश की तो वो फोन नहीं उठा रही है। पुलिस की सारी बातें जब वर्खा के घर वाले सुनते हैं तो उन्हें घबराहट होने लगती है और अब ये लोग इंग्लैंड जाने की तैयारी करते हैं। इधर गिंडे से पूछताछ हो रही थी, लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा था। इसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं। ये थोड़ा घबराने लगता है। इसे लगा कि अब बचने का कोई भी चारा नहीं है, इसलिए अब ये कहानी सुनाता है। इसने कहा कि मार्च 2013 में वर्खा और मेरी शादी हुई थी, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता था। माता पिता शादी के लिए प्रेशर दे रहे थे। उन्होंने जब मेरी मुलाकात वर्खा से कराई तो मुझे वो बहुत पसंद आई। इसके बाद हमारी शादी हो गई। जब वर्खा को स्पाउस वीज़ा मिला और वो इंग्लैंड आ गई तो मुझे उससे एक सच्चाई पता चलती है। वो ये कि उसने मुझसे केवल इसलिए शादी की थी ताकि वो इंग्लैंड आ सके और आज़ादी से रह सके। यहाँ आने के बाद उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझे धोखा दिया था। इसी के चलते हमारे बीच 12 सितंबर को झगड़ा हुआ और उसने मुझ पर हमला भी किया था। इसके बाद वो घर छोड़कर कहीं चली गई। जब रात का समय हुआ और वो घर पर वापस नहीं लौटी तो मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। इसके बाद तभी मैं आपके पास आया और कंप्लेन लिखाया। ऐसे ही ये अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती जा रही थीं। गिंडे के करीबी दोस्तों के स्टेटमेंट्स भी मिलने लगे थे। इसके आईपैड से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं।
पुलिस को इसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन ये अभी भी गिंडे के सामने जाहिर नहीं करते हैं। गिंडे लगातार अपनी झूठी कहानियों से खुद को डिफेंड करते जा रहा था। पुलिस इसे डराती है, धमकाती है। ये कहते हैं कि हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, अगर तुम हमें खुद से बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिंडे फिर से एक कहानी सुनाता है। इसने कहा कि वर्षा और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया। पास में एक वैक्यूम क्लीनर पड़ा हुआ था। मैंने उसके पाइप को लिया और उससे वर्षा के गले को दबाने लगा। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी, लेकिन वो मर गई। मैं बहुत डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं उसे बेडरूम से बाहर लाया, सीढ़ियों से नीचे उतारकर अपने गार्डन में ले गया। वहीं कूड़ा करकट जलाने वाली एक भट्टी भी रखी हुई थी। मैंने उसके सारे मटेरियल्स को बाहर निकाले और वर्षा की लाश को उसमें ठूस दिया। उसके ऊपर से लकड़ी डालकर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। ये कहानी भी पुलिस सुनती है। इसमें भी बहुत सारे झूठ थे, लेकिन कुछ चीजें सच भी थीं। अब पुलिस इसे इसकी असली कहानी बताती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के और इसके दोस्तों से पूछने के दौरान पता चला था। गिंडे की कहानी थी कि ये गे था, इसे लड़के पसंद थे और ये बात इसे 12 साल की उम्र से ही पता चल चुकी थी, लेकिन इसने कभी भी इस चीज के बारे में किसी को पता चलने नहीं दिया। ये पढ़ाई लिखाई करने में बहुत तेज तर्रार था। पंजाब में इसने स्कूल खत्म किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद ये लंदन आ गया। लंदन में इसे बैंक में एक जॉब मिल गई थी। वैसे इस मर्डर के कुछ ही हफ्तों में ही इसे प्रमोशन मिलने वाला था। अगर ये मर्डर नहीं करता तो शायद इसे प्रमोशन मिल भी जाता। लंदन में नौकरी करते करते इसे वहां पर गे क्लब्स के बारे में पता चलता है। ये उनका मेंबर बन जाता है। कई सारे लड़कों से इसकी दोस्ती भी होती है। 2008 से गिंडे गे रिलेशनशिप में आ चुका था। ये किसी भी कीमत पर अपने घर वालों को इस बारे में पता चलने नहीं देना चाहता था। इसके आईपैड वगैरह में भी सब कुछ गे के बारे में ही था। उसके फोटोज थे, वीडियोज थे। इसके आईपैड में ही इसके गे रिलेशन के दौरान इसकी पार्टनर के साथ कुछ ऐसी वैसी तस्वीरें भी थीं। इसने केवल अपने करीबी दोस्तों को ही बता रखा था कि ये गे है। जब इसकी शादी की उम्र हुई तो माता पिता का दबाव पड़ने लगा था कि शादी कर लो। जब शादी का प्रेशर ज्यादा हो गया तो इसने शादी के लिए हामी भर दी। ये अपने माता पिता को गे वाली बात नहीं बताता है, क्योंकि उनका दिल टूट जाएगा। इसने सोचा कि शादी के बाद अपनी वाइफ को इंग्लैंड ले आऊंगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मार्च 2013 में इसने शादी किया। वर्षा से इसकी शादी होती है। वीजा मिलने के बाद वर्षा भी अपने पति के पास इंग्लैंड आ गई। इंग्लैंड आने के बाद 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन इनके बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ था। वर्षा इससे पूछती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताता है। वैसे पुलिस ने जब इसका फोन खंगाला तो पता चलता है कि ये वर्षा के इंग्लैंड आने के 1 महीने पहले से ही कूड़ा करकट जलाने वाले भट्टी के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था। हाउस होल्ड के लिए जो सबसे बड़ी भट्टी थी, ये वही घर लाता है। वर्षा अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। ये अब परेशान रहने लगी। इसने सोचा कि इसे अपने पति के असलियत के बारे में पता लगाना चाहिए। वर्षा अपने पति के आईपैड को देखती है। गिंडे के दोस्त भी घर पर आते रहते थे। वर्षा उनसे भी बात करती है। वर्षा को अब पता चल चुका था कि गिंडे गे है। अब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। कुछ दिन बाद झगड़े पर ही रही, लेकिन 12 सितंबर को यह झगड़ा कुछ ज्यादा हो गया। वर्षा ने कहा, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। मैंने तुमसे जबरदस्ती भी नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं अब अपने माता पिता को और तुम्हारे घर वालों को भी सारी सच्चाई बताऊंगी। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। वर्षा की बातों को सुनकर गिंडे को बहुत गुस्सा आता है। इसे लगा कि अब इसका राज ज्यादा दिन तक नहीं छुपा रहेगा। ये किसी भी कीमत पर अपने इस राज को घर वालों तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। गुस्से में इसने पास में रखे वैक्यूम क्लीनर का पाइप उठाया और जोर से वर्षा के गले में लपेटकर घोंट दिया, जिसके बाद वर्षा की मौत हो गई। हत्या करने के बाद ये अपने गाड़ी से एक पेट्रोल पंप पर गया। वहां से पानी की बोतल में पेट्रोल खरीदता है और उसे घर ले आता है। फिर ये वर्षा की लाश को बेडरूम से बाहर लाकर भट्टी में डालता है और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है और ढक्कन को बंद कर देता है। इसके बाद ये अपने बाकी के नॉर्मल कामों में लग गया। जब इसके गार्डन से धुआं उठा और शरीर के जलने की गंध पड़ोसियों तक आई तो उन्हें कुछ डाउट होता है। चूंकि शमशान करीब में था, इसलिए ये लोग शरीर के जलने की गंध को पहचानते थे। उनमें से एक पड़ोसी को रहा नहीं गया और इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। पहली बार पुलिस गिंडे के घर पर आती है, उससे कुछ पूछताछ करती है। चूंकि रात का समय था तो पुलिस ने थोड़ा बहुत छानबीन किया और उसके बाद वहां से चली गई। अगले दिन की सुबह होती है। गिंडे भट्टी के पास जाकर देखता है बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से जले नहीं थे। ये वापस से कुछ लकड़ियां डालता है और कुछ कागज वगैरह डालता है। फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। दोबारा से इसके गार्डन से धुआं उठने लगा और गंध भी उठने लगी थी। पड़ोसी फिर से पुलिस को बुला लेते हैं, जिसके बाद गिंडे का सारा भांडा फूट गया।
ये सारी कहानी पुलिस गिंडे को बताती है। अब गिंडे बिल्कुल टूट चुका था। इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये कहानी सच है, इसने ही वर्षा की हत्या की है। इसके बाद दोनों परिवारों के ऊपर मातम छा चुका था। एक 24 साल की नौजवान लड़की का उसके ही पति ने कत्ल कर दिया क्योंकि वो गे था और इस बात को किसी को पता लगने देना नहीं चाहता था। अब तो इसकी कहानी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी, जिसके बाद इसका राज पूरी दुनिया को पता चल गया। गिंडे ने अपना गुनाह भी एक्सेप्ट कर लिया था। पुलिस को सारे सबूत भी मिल चुके थे। अब गिंडे को वॉल्वरहैम्पटन क्राउन कोर्ट में ले जाया गया। यहाँ पर पूरी ज्यूरी मेंबर्स बैठी हुई थी। 5 मेल थे और 7 फीमेल थीं। गिंडे इनके सामने भी झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था। 3 महीनों तक ये ट्रायल चलता है और गिंडे को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जिसमें इसको कम से कम 21 साल अनबेलेबल जेल होती है। यानी कि ये 21 साल तक जेल में रहेगा, उसके बाद ही इसे बेल मिल सकती है। साथ में जज ने यह भी कहा, एक ऐसी लड़की जिसने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, जो एक अनजान देश में तुम्हारे साथ रहने के लिए आई, इस पूरे देश में वो तुम्हारे सिवा किसी और को जानती नहीं थी और तुमने उसके साथ ऐसी बद से बदतर हरकत की है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। तुम्हारे लिए उम्र कैद से कम की सज़ा हो ही नहीं सकती। इसके बाद जसवीर गिंडे को जेल में भेज दिया गया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।